सत्ता के संघर्ष में जबरदस्त घमासान है। नेता स्टार प्रचारक तूफानी दौरे कर रहे हैं, तो वहीं कई दिग्गज अपनी प्रतिष्ठा की सीटों को बचाने का संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं सियासत में नए नए पेच भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस को सूरत इंदौर के बाद पुरी से भी झटका लगा है। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता मोहंती ने पार्टी का टिकट लौटाया है। उधर वायनाड फिर चर्चा में है, क्योंकि वायनाड में सीपीआई की प्रत्याशी एनी राजा ने कहा है कि रायबरेली से नामांकन करके राहुल गांधी ने वायनाड की जनता को धोखा दिया है। जवाब में कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय राजनीति में कई सीटों पर चुनाव लड़ने की परंपरा रही है। आज उसी पर खास चर्चा करेंगे कि आखिर क्या स्ट्रैटेजी के तहत ये निर्णय कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है, और जिन सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है वो बेहद ही ज्यादा हॉट सीट इसलिए भी क्योंकि कई दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं, चाहे फिर वो केरल की वायनाड सीट हो या फिर रायबरेली या अमेठी सीट की चर्चा हो। और इसी को लेकर जो मुकाबला है वो और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। अब तीसरे चरण की बारी है, 93 सीटों पर महामुकाबला होना है, और इसके लिए अब एक तरफ बयानबाजियां तीखी होती हुई नजर आ रही हैं, तो मुद्दे भी और ज्यादा प्रबल होते हुए अब सामने आ रहे हैं। तो आज महत्वपूर्ण चर्चा इसी पर। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जहां आखिर सियासत की लड़ाई कहां तक जा रही है, क्योंकि इंदौर के बाद अब पुरी में भी बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है, क्योंकि प्रत्याशी ने टिकट लौटाया है। तो ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस की राह मुश्किल हो रही है, अब उसको आसान करने के लिए क्या रणनीति एंड मोमेंट पर बनाई जाती है, ये देखना भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इंडिया अलायंस का हिस्सा कांग्रेस पार्टी इस वक्त कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है, चाहे फिर वो वायनाड सीट से बात कर ले, क्योंकि सीपीआई ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और लगातार वो जिस तरीके से हमलावर हैं उसको लेकर राहुल गांधी की राह वहां से भी आसान नहीं लग रही है। और ऐसे में अब उन्होंने क्योंकि रायबरेली सीट से भी नामांकन दर्ज कर लिया है, तो इसी को लेकर उन पर तंज कसा जा रहा है कि आखिर उन्होंने रायबरेली सीट से भी नामांकन क्यों किया है। तो ये बड़े सवाल भी हैं, लेकिन कांग्रेस इसका जवाब दे रही है कि एक सीट से ज्यादा पर लड़ने की परंपरा रही है। तो आज इसी पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, जमकर प्रचार किया जा रहा है। तो लगातार सियासत का जो टेम्परेचर है वो फिलहाल हाई नजर आ रहा है। तो बारी तीसरे चरण के लिए, और उत्तर प्रदेश भी बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 10 सीटों पर हालांकि तीसरे चरण में मतदान है, और 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही हैं। तो ऐसे में तो कड़ी चुनौती इस बार तीसरे चरण में देखने को मिलेगा। तो देखिए, सियासी मंच सज चुका है और तीखी बयानबाजियों के साथ ये प्रचार प्रसार जारी है, और इस बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और ये जो दौर है वो भी लंबा चलता हुआ नजर आ रहा है। अब तीसरे चरण की बारी है, 2 चरण संपन्न हो चुके हैं, और जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दिग्गजों की धड़कनें भी तेज हो रही हैं, क्योंकि उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है, और कहीं कहीं सीट पर तो नाक का सवाल भी है। और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ नेहा धवन जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ नितिन सारस्वत जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है वो। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करती हूँ नेहा जी आपके साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से निर्णय लिया गया है, आप लोग बहुत ज्यादा प्रबल तौर पर हमलावर हैं कि आखिर अमेठी छोड़कर वो रायबरेली सीट से उन्होंने नामांकन क्यों किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस तीसरे चरण के लिए क्या तैयारी है, किस तरीके से आप मुद्दों को प्रबल करने में जुटे हुए हैं? देखिए मृति जी, ये बात तो बिल्कुल तय है, अगर कोई भी लोकसभा से सांसद रहता है उसकी वहां जनता जो है उस प्रत्याशी का समर्थन देकर उसको चुनती है जी। उसके बाद अगर वो 5 साल उस क्षेत्र में नहीं रहते हैं या नहीं भी चुनती, तो भी अगर वो अपने क्षेत्र से गायब रहते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों की सुख दुख में खड़े नहीं होते, उनके सामाजिक और जो राजनीतिक कार्यक्रम है उनमें उपस्थित नहीं होते हैं, पारिवारिक कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं होते हैं, तो वहां की जनता के सामने दोबारा जाने में उनको बहुत मुसीबत होती है। और यही मुसीबत जो है वो आज राहुल गांधी जी को देखने को मिली। अमेठी की जनता में ने कभी उनको स्वीकारा था, लेकिन उसके बाद वो जनता के बीच में कभी भी नहीं गए।
क्योंकि उनका पारिवारिक और राजनीतिक कद इतना बड़ा था कि वो कहते थे कि हमारे सिर्फ दूर बैठने से ही जनता के काम हो जाएंगे, फोन पर ही जनता के काम हो जाएंगे, हमारे एक इशारे में जनता के काम हो जाएंगे। लेकिन अब राजनीतिक पृष्ठभूमि बदल चुकी है उन्नति जी, और अब जनता बीच में बैठने वाला नेता चाहिए, जनता से रूबरू होने वाला चाहिए, वन टू वन जनता के साथ संबंध होना चाहिए। अमेठी में पिछले दिनों आप भी जानते हैं, स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी से तो बहुत ज्यादा लोगों के काम किए, उनके बीच में वो बैठे, लेकिन राहुल गांधी जी को फिर से जनता के सामने जाने में एक डर लग रहा था। अब वो कहाँ गए? रायबरेली गए। रायबरेली में उनकी जो पारिवारिक सीट मानी जाती है, उनकी माता जी सोनिया गांधी जी वहां से रही है सांसद, लेकिन इस बार देखिए कितना डर कांग्रेस के मन में है कि 1951 से लेकर अब तक देश की अगर आप पूरी पृष्ठभूमि देखें तो 1951 से लेकर अब तक ऐसा कभी भी समय नहीं आया कि इतनी कम सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आज का जो समय है 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि कांग्रेस अपनी सबसे बेकार, सबसे बदतर स्थिति में आ चुकी है कि उन्होंने इतनी कम सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है। इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि कांग्रेस का जो वर्चस्व था देश पर वो आज खत्म हो चुका है। उनके पास में राहुल गांधी जैसे नेतृत्व की बात जब आती है, जब जनता को राहुल गांधी का देश का नेतृत्व दिखता है, तो कांग्रेस के साथ समर्थन जनता के मन का नहीं बनता। ये बात वो जानते थे, इसीलिए सोनिया गांधी जी रायबरेली छोड़कर पहले ही राज्यसभा सांसद बनी, राज्यसभा में चली गई, क्योंकि उनको पता था कि इस बार अगर वो रायबरेली करती है चुनाव में तो वो हारेंगे। लेकिन वहां पर अब पैतृक सीट होने के बाद जो है राहुल गांधी उतरे हैं, और ऊपर से डर देखिए, हमेशा से कांग्रेस के इन बड़े नेताओं को, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, आपने पिछले दिनों की सारी पृष्ठभूमि आप जानती हैं कि ये एक जगह से नहीं, दो तीन जगह से लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डर है कि किसी तरह से ये सत्ता से बाहर नहीं हो, लेकिन किसी तरह से सत्ता में बने रहना है, इसलिए दो तीन जगह से अपना नामांकन भरते हैं। ये डर नहीं, इतने कम प्रत्याशी उतारना, ऊपर से अपनी खुद की जगह अमेठी छोड़कर अपनी माँ की जगह पर जाना, फिर वहां से होते हुए भी वायनाड से लड़ना, रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से लड़ना, ये किस बात को का परिचायक है? ये इसी बात का परिचायक है कि जनता का समर्थन आपको नहीं मिल रहा, आप जनता के मन की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपनी रैलियों में जब अरविंद केजरीवाल की कुर्सी को खाली छोड़ते हैं, तो इससे क्या जनता के बीच में संदेश जाता है कि आप इंडिया गठबंधन के लोगों, जो आपके भ्रष्टाचारी जो लोग हैं जिनका समर्थन आप ले रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि आपकी नीतियां जो पिछले 55 वर्ष से केंद्र में कमान संभालने के बाद आपकी भ्रष्टाचारी नीतियां रही, आगे भी आप इसी भ्रष्टाचारी नीतियों को आगे करेंगे और देश के संसाधनों को लूटने का काम करेंगे। आज सोशल मीडिया और मीडिया इतने प्रबल प्रभाव के कारण जनता जो है वो छोटी से छोटी बात को भी समझना शुरू कर चुकी है, और सामाजिक मुद्दों पर आज अपनी राय रखने लगे हैं सब लोग। इसीलिए आज कांग्रेस के इतने कम प्रत्याशी और इतना डर राहुल गांधी। छोटी सी बात और कहूंगी, आज रायबरेली में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पहुंचे, इस बात का क्या औचित्य आप निकालेंगे और जनता के सामने क्या परिदृश्य? बिल्कुल, देखिए खुले तौर पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं डरे हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और राहुल गांधी भी डरे हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है नितिन जी, बड़ा आरोप आप पर लग रहा है कि आखिर क्या राहुल गांधी डर गए हैं, इस वजह से अमेठी छोड़कर वो रायबरेली गए हैं, या फिर क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई है इस सीटों के उलटफेर में? देखिए, कल से जब से रायबरेली की घोषणा हुई है, एकमात्र टिकट की घोषणा से बीजेपी का सारा मुद्दा ही चेंज हो गया है। आज इस तरीके की मुद्दा विहीन राजनीति लोकसभा चुनाव में, जब 2014 के अंदर भी केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी कर रहे थे, और आज 2024 में जब आपके पास एक 10 साल के काम गिनाने का एक मौका है कि हमने जनता के लिए क्या किया, हमने जो वादे किए थे उनको इस तरीके से पूरा किया और आगे हमारा ये विजन रहेगा। लेकिन 2 फेज में जिस तरीके से चुनाव हुआ है और 2 फेज में जिस तरीके से चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री की जो लाइन लेंथ बिगड़ी है, आप देख रहे हैं कि वो मछली, मुसलमान, मटन और मुस्लिम लीग के बाद में अब पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं, और अब उनके पास केवल एक मुद्दा रह गया है कि रायबरेली और अमेठी से कौन लड़ रहा है, उसके अलावा अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। और उसमें भी जो पार्टी की रणनीति होती है, पार्टी तय करती है कि किसको कहां से लड़ना होता है, ये पार्टी का विशेष अधिकार होता है और संविधान सम्मत
खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी 3-3 सीटों से लड़े 1996 के बाद में। मैं भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, क्योंकि इनकी सबकी डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, शायद इनको पता नहीं होगा, क्योंकि 1996 के बाद में जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कोई भी नेता 2 सीटों से लड़ सकता है। और उसमें भी राहुल गांधी जी अगर दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को चुन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो दक्षिण में भी। और जिस तरीके से आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपके पास पूरा फीडबैक रहता है, पूरे देश का फीडबैक है, जिस तरीके से उन्होंने चाहे वायनाड में जिस तरीके से लड़े, आप सबको पता है। आज रायबरेली में लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का, इंडिया अलायंस का एक डिसीजन है कि राहुल गांधी जी को यहां लड़ना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? आज 3-3 सीटों पे कश्मीर में, जहां पे मोदी जी कहते थे कि अब नया कश्मीर आ गया, वहां तीनों सीट खाली छोड़ दी जाती है। 70 साल के लिए बोला जाता है कि 70 साल से ऊपर वाले लोगों को टिकट नहीं दी जाएगा, लेकिन मोदी जी 74 साल के हैं और 70 साल का बेटा, 70 साल के लोगों से अपना बेटा बनवा के वोट मांग रहे हैं। हम तो ये सब बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश में संविधान, लोकतंत्र, आपने 5 साल क्या काम किए, 5 साल आगे आपका क्या विजन इस देश के लिए रहने वाला है, ये मुद्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन मुद्दों के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जो बीजेपी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बाद में जिस तरीके से जो चुनावी जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जिस तरीके से बीजेपी को पता चल रहा है कि उनकी जमीन भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है और वो मुद्दों पे बात नहीं कर पा रहे हैं, यही एक इनको डर है कि इनके अंदर केवल रायबरेली का डर सता रहा है। मैं ये कह रहा हूं, आपके लिए तो अच्छा है अगर आप जैसा बात कर रहे हैं कि अमेठी में आपको बहुत अच्छा मजा आ गया और हम ये कर देंगे। अभी आप जब किशोरी लाल शर्मा जी से हारेंगे फिर क्या करेंगे? जब राहुल गांधी जी रायबरेली से भी बहुत बड़े मतों से जीतेंगे और वायनाड से भी जीतेंगे, तब आप क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूं, आज ठीक है, आपका भी भरोसा ठीक है कि ये परंपरा रही है एक से ज्यादा सीटों पर लड़ने में, और ये आप लोग की पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है कि उपचुनाव के माध्यम से किस तरीके से अब आगे भी इस पूरी लड़ाई को बढ़ाया जाएगा। मनीष शुक्ला जी, इसी पॉइंट के साथ मैं आपके पास आती हूं, क्या ये जो सीटों का उलटफेर हुआ है, जो परंपरागत सीट रही हैं कांग्रेस की, लेकिन क्योंकि देखिए 2019 में महज एक ही सीट हाथ लगी थी और ऐसे में वो जरूरी है कि उसे बचाया जाए, और इसीलिए वहां से रायबरेली सीट से राहुल गांधी ने नामांकन किया है। लेकिन इसी के साथ क्या वायनाड से अगर रायबरेली से जीतते हैं तो क्या वायनाड से उपचुनाव के माध्यम से प्रियंका गांधी को भी मौका दिया जा सकता है? ये तमाम सोचें हैं। जिस तरीके से ये सोच सामने आ रही है, कितनी सही कितनी गलत हो सकती है, क्या आपका विश्लेषण कह रहा है? तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच जो बड़े सवाल हैं वो यही है कि आखिर जिस तरीके से सीटों का उलटफेर हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सभी राजनीतिक दलों के लिए, लेकिन अगर 2019 की बात करें तो कांग्रेस महज एक सीट उत्तर प्रदेश से निकाल पाई थी, वो थी रायबरेली सीट, और ऐसे में वो सीट अब कांग्रेस पार्टी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी ने उसी एक सीट पर, क्योंकि लगातार चर्चा ये हो रही थी कि क्या ये 2 सीटें जो है ये रायबरेली और अमेठी, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रही हैं, क्या कोई गांधी परिवार से यहां पर नहीं लड़ेगा? तो ऐसा नहीं हुआ है। अमेठी भले ही किशोरी लाल को सौंप दी गई हो, लेकिन इसी के साथ रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन करके सभी को चौंका दिया है। लेकिन बीजेपी इसको लेकर हमलावर है और कह रही है कि आखिर अमेठी में अपनी हार स्वीकार कर ली है राहुल गांधी ने, इसी के चलते वो रायबरेली भाग गए हैं, यानी कि जो उनकी माताजी की सीट थी अब उसी विरासत को वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें अब गूंजती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसीलिए बीजेपी सिर्फ रायबरेली और अमेठी की ही चर्चा कर रही है। लेकिन यही मुश्किलें खत्म नहीं होती हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें दक्षिण में भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि केरल में भी जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, वायनाड सीट की भी लगातार चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि सीपीआई के जो प्रत्याशी हैं एनी राजा, वो लगातार तीखा प्रहार राहुल गांधी पर करते हुए नजर आ रही हैं कि आखिर 2-2 सीट से चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है, क्या ये बैकअप के लिए हो रहा है, क्या उन्हें डर है कि इन दोनों में से ही एक सीट चली जाएगी, इसके लिए वो सिक्योर प्लान यानी कि एक सेफ जोन लेकर चल रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं और तीसरे चरण की तैयारी इसी के साथ लगातार जारी है, जहां लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इसी के साथ जोर शोर से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं अपने एम्बिशन के लिए नहीं राजनीति में आया हूं, मैं अपने मिशन के लिए राजनीति में और चुनाव लड़ रहा हूं, मेरा वारिस कोई नहीं है, मेरी वारिस मेरी जनता है। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। यार रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा चर्चा की ओर वापस चलते हैं। मनीष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। मनीष जी, देखिए, क्या स्ट्रैटेजी आपको इसके पीछे समझ में आ रही है? क्या कांग्रेस की रणनीति है कि अगर रायबरेली सीट से राहुल गांधी जीत जाते हैं तो क्या वायनाड में उपचुनाव के माध्यम से प्रियंका गांधी को मौका मिल सकता है? ये सोच, जो विश्लेषण सामने आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से जयराम रमेश ने कहा कि शतरंज की अभी कई चालें बाकी हैं, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस ने कुछ ना कुछ तो बैकअप प्लान बना के रखा ही हुआ है। क्योंकि पूरा जो देश देख रहा था, उसको यही उम्मीद थी कि राहुल गांधी अगर उत्तर भारत में चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो उनकी एक परंपरागत सीट थी और वहां पर वो पिछले चुनाव में हारे थे। लेकिन उन्होंने अमेठी न लड़ने की जगह रायबरेली अपनी माँ की जो सीट थी, उन्होंने कहा भी है कि माँ की कर्मभूमि में मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए। तो राहुल गांधी ने अमेठी एक तरह से छोड़कर ये संदेश दिया है कि अमेठी में उनके प्रतिनिधि लड़ रहे हैं और रायबरेली में वो खुद लड़ रहे हैं। कांग्रेस इसको, अगर कांग्रेस के नजरिए देखें तो कांग्रेस मान रही है कि मास्टर स्ट्रोक है कि अगर वो रायबरेली जीतेंगे और रायबरेली का इम्पैक्ट अमेठी पर भी जाएगा। और के शर्मा जो है वो राजीव परिवार के बहुत पुराने विश्वास पात्र हैं और लगातार 40 वर्षों से उन्होंने वहां पर अमेठी में चुनावी प्रबंधन संभाला हुआ है। इस बार चुनावी प्रबंधन की कमान खुद प्रियंका गांधी संभाल रही है। तो निश्चित रूप से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दोनों जगह पर वो मजबूती से लड़ रहे हैं और दोनों ही जगहों पर राहुल गांधी का प्रभाव है। और ये निश्चित रूप से आप देखिए, अगर इस तरह का कहीं चुनाव परिणाम आता है तो बहुत अच्छी बात है। एक नई राजनीति की शुरुआत होगी यहाँ पर। जो बीजेपी का विकल्प ढूंढा जा रहा था, वो बीजेपी के विकल्प के रूप में एक कांग्रेस अगले जो 2027 का चुनाव वहां पर खड़ी नजर आएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी के साथ में जो जिस तरह की जो एक बताया जा रहा है कि कई चालें बाकी हैं, अगर राहुल गांधी का चुनाव जो है अमेठी में फंस जाता है और रायबरेली में फंस जाता है, तो उसके बाद में विकल्प क्या रहेंगे? वायनाड में आज एनी राजा ने साफ साफ कहा है कि ठीक है, आपको उत्तर भारत में लड़ना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप अपनी मंशा स्पष्ट कर देते वहां पर कि आप दूसरी जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप 2 जगह चुनाव लड़िए, तो भारत में ये अधिकार है आपको, लेकिन आपको स्पष्ट करना चाहिए था पहले ही। जब वहां पर चुनाव खत्म हो गया, वोटिंग हो गई, उसके बाद में उसके बाद भी कई दिनों तक ये रहा, संशय की स्थिति रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि खुद राहुल गांधी का फैसला करेंगे। उसके बाद में ये पता चला कि अखिलेश यादव ने दबाव बनाया है कि आप भी लड़िए, कन्नौज से मैं लड़ रहा हूं। बिल्कुल, देखिए, लास्ट मोमेंट तक जो सस्पेंस बरकरार रहा नॉमिनेशन डे तक, बिल्कुल ये सवालों के घेरे में है। ठीक है मनीष जी, लौटूंगी आपके पास। नेहा जी, सीधा आपका रुख करती हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि आप लोग के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं, क्योंकि लगातार आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं। क्या वाकई बीजेपी के हाथ से मुद्दे फिसलते हुए नजर आ रहे हैं? सिर्फ एक यही मुद्दा बचा है? बीजेपी के अपने 10 वर्षों के कार्यकाल के विकास की जो बड़ी लिस्ट है, वो जनता के समक्ष रखने के लिए बहुत मुद्दे। लेकिन अगर आप देखें कि हमारे जितनी भी रैलियां आज हो रही हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो रही हो, चाहे वो पूरे भारत देश में आप बड़े नेताओं की, चाहे हमारे जेपी नड्डा जी की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की जो रैली हो रही है, राजनाथ सिंह जी की जो रैली हो रही है, उसमें देखिए कि आप विकास की अपनी लिस्ट पे लाइन पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है जो पूरे देश भर में, चाहे वो रेलवे के सुधारीकरण की बात हो, चाहे वो देश में हवाई अड्डों के निर्माण की बात हो, चाहे देश में नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो, चाहे देश में जो ये सड़कों का नेटवर्क का जाल है उसकी बात हो, चाहे विदेशों में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यकाल रहा उसमें साख जो बनी भारत देश की उसकी बात हो, चाहे वो जनधन निधि की बात हो, चाहे किसानों की सम्मान निधि की बात हो, हम चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे नारी सशक्तिकरण में नारी की सुरक्षा को लेकर उठाए कदमों की बात हो। हमारे पास में फेयर लिस्ट है, हमारे पास में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो गलत नैरेटिव सेट करते हुए जो कुप्रचार, कुंठित भावना के साथ जो कुप्रचार शुरू किया है, उसका जवाब देने के लिए हमें इनकी जैसी भाषा में बोलना पड़ता है। क्योंकि आज जनता में देखिए, चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस के नेताओं के पास में आज विकास के मुद्दे की जब हम बात करते हैं तो 55 साल वर्सेस 10 ईयर्स हो जाते हैं, इनकी जबान बंद हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब इनको कुंठित विचारधारा के साथ जब ये गलत रणनीति पर कुप्रचार पर उतरते हैं, तो हमारे नेताओं को उसका जवाब देना पड़ता है। आप एक भी पिछले डिबेट उठाकर देखिए, न्यूज रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, आपको डिफेंसिव जवाब हमेशा जो है वो कांग्रेस की तरफ से मिलेगा। हमने कभी इन पर कुंठित विचारधारा के साथ कुप्रचार के हिसाब से इन पर हमने कभी आरोप नहीं लगाया। ये हम पर आरोप लगाते हैं और हम उसका सरलीकरण करते हुए सहज भाव से उसका जवाब देते। अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के
जाति और धर्म के आधार पर बांटने का आरोप भी आप पर लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त की कमी है नेहा जी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी बोल लें। माफी चाहूंगी, मेरी भी मजबूरी है। नितिन जी, देखिए सीधा सा आरोप लग रहा है और साथ ही साथ लास्ट मोमेंट तक जो सस्पेंस बरकरार रखा गया है, उसके पीछे की ये वजह कही जा रही है कि आप लोग कंफर्ट जोन में और एक बैकअप प्लान के साथ चलना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं तो ये महिला सम्मान से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी साथी प्रवक्ता महिला ही है। जब अभी 400 एक मास रेपिस्ट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी मंच से, जबकि सब कुछ रिपोर्ट थी, बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखा जा चुका था, सारे वीडियो सौंपे जा चुके थे, उसके बाद में प्रधानमंत्री मंच से उसके लिए वोट अपील करते हैं और उसके तुरंत बाद अगले दिन आपको पता है ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दी जाती है। वो लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पिछले एक साल में 120 घरेलू दौरे करते हैं और 14 विदेशी दौरे करते हैं, लेकिन उनको मणिपुर में जाने का समय नहीं मिलता। वो लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसानों को अपने देश की राजधानी में आने के लिए कील कांटे बिछा दिए जाते हैं। वो किसानों की बात करते हैं जो किसानों को, जब अपने टाइम मुख्यमंत्री थे वो एमएसपी कानून देने की बात करते थे और आज किसानों की हर चीज में चुप हो जाते हैं। वो किसानों की बात करते हैं जो युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करते थे और राज्यसभा में कहता है कि 23 करोड़ लोगों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किया और केवल 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली। वो कपोड़ा तलने को रोजगार बता के रोजगार देने की बात करते हैं। जो वो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने वॉशिंग मशीन में धो के तमाम बड़े बड़े पदों पे सुशोभित करते हैं, सुसज्जित करते हैं, अपने मंचों पे बड़े बड़े लोगों को देकर सम्मान देते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को दली बिछाने के लिए छोड़ देते हैं। वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बात करते हैं। ठीक है, यानी कि समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं अभी भी गंभीर मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण, इस मुद्दे पर लगातार वादे सब लोग, सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन हकीकत जो है जनता भी समझती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सियासत में कई मोड़ दिख रहे हैं। उम्मीदवारों के जरिए जिस तरह पर्चे वापस किए जा रहे हैं वो चौंकाते हैं कि आखिर दिक्कत कहां है। तीसरे चरण से पहले सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। देखा जाए तो राजनीति के माहौल को स्टार प्रचारकों ने ही बनाया हुआ है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। अब बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।